विपाक वर्णन तक की बात अपन ने कर ली है। अष्टांग हृदय में पहला चैप्टर अपन ने शुरू किया था। तो अब अपन आगे जो है द्रव्य के गुणों की बात करेंगे। ठीक है, तो गुणों की अगर बात करें तो जो पदार्थ विज्ञान जो अपना सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, जी हाँ, तो पदार्थ विज्ञान में अपन देखते हैं कि गुण का एक अलग से टॉपिक दिया गया पूरा कि गुण वर्णन। तो कहीं ना कहीं गुण जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं द्रव्य के गुण, और पूछ भी लिया जाता है कौन कौन से गुण कौन कौन से होते हैं, गुणों के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे अपन 20 गुणों की बात करेंगे जिसको गुरुवादी गुण अपन बोलते हैं। जी हाँ, तो इसमें सबसे पहले अपन श्लोक देखते हैं कि गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदा विंसति स भी प्रिया। तो इसमें कहा गया है कि ये 10 गुण हैं। ठीक है, गुरु मंद ऐसे करके 10 गुण हैं। तो 10 ये हैं और 10 इनके विपरीत होते हैं, स भी प्रिया की विपरीत गुण होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के जो गुरुवादी गुण होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो यहाँ पे 20 गुणों की बात बताई गई है। जी हाँ, तो कैसे होते हैं 20 गुण अपन देखते हैं कि ये परस्पर क्या होते हैं, विपरीत होते हैं 20 गुण। कैसे, यहाँ पे बताया गया है, आप देखिएगा कि यहाँ पे बताया गया गुरु मंद हिम स्निग्ध। तो गुरु हो गया, मंद हो गया, हिम शीत हो गया, स्निग्ध हो गया। ठीक है, सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा, सलक्षण जिसको साफ, सांद्र गाढ़ा हो गया, कंसंट्रेटेड जिसको अपन बोलते हैं, मृदु हो गया, स्थिर है ना, स्थिर जो एक जगह पे रहे, अचल है ना। इसके बाद है गुणा स सूक्ष्म, तो इसमें सूक्ष्म हो गया और विशद हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये जो टोटल जो अपने गुण बताए गए हैं, तो ये 10 गुण बताए गए हैं और इनके विपरीत हो गए। जैसे गुरु भारी है तो लघु क्या हो जाएगा उसका, सविप्रिया, मतलब इनके विपरीत रहेंगे। ठीक है, मंद का जो विपरीत है वो तीक्ष्ण हो जाएगा, है ना, शीत का उष्ण हो जाए। तो इस प्रकार करके क्या है कि 10 तो अपने को क्या बताए गए हैं, जो गुण है श्लोक में बताए गए हैं, और 10 इनके क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जी हाँ, तो इनमें कुछ 2-4 गुणों की विशेष बात है वो भी अपन देखेंगे। तो ये इस प्रकार से कहे गए हैं। तो कहने का मतलब श्लोक में कितने हैं, 10 ही बताए गए हैं, तो अपने को 10 याद कर लेने हैं। पहली लाइन है और सूक्ष्म और विशदा जो है, विशद, ये जो है वो दूसरी लाइन में दिए गए हैं। और इनके अर्थ जो है यहाँ पे हिंदी में बता दिए गए हैं, जितने हो सके उतने, है ना, सबके अर्थ हैं। और ये जो आपको 10 नाम श्लोक से याद कर लेना, कहने का मतलब ये लाइन अगर आप कंटिन्यूसली याद रख लोगे, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा, तो आपके जो है बचे हुए इनके विपरीत जो हैं वो याद कर लेने हैं। तो 20 ऐसे करके याद हो जाएंगे। जी हाँ, अब अपन थोड़ी सी बात और करेंगे इनके बारे में कि मंद जो होता है, मंद किसको बोलते हैं, मंद, तीक्ष्ण, सर और सूक्ष्म। जनरली क्या होता है कि ये औषधियों में होते हैं गुण। अपन अगर चिकित्सा की दृष्टि देखें, देखो है ना, अगर चिकित्सा की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो है औषधि में गुण रहेंगे। जैसे मान लो मंद है, तो मंद क्या हो गया, जो न शीघ्र हानि करता हो न ही लाभ करता हो। मतलब जो धीरे काम करने वाली औषधि होती है ना, जो स्लोली काम करती है, अपनी एक्शन उनकी स्लो होती है, तो वो हो गए। अच्छा, तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण शीघ्र लाभ या हानि करने वाला, तुरंत जो है इफेक्टिव होता है वो। सर जो है वो फैलने वाला, कहने का मतलब शरीर में लिया और तुरंत जो है वो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है, कोई भी औषधि है, कोई पदार्थ है, पॉइजन मान लो, तो वो जो है वो क्या करता है, सर्कुलेट हो जाता है। सूक्ष्म है, छोटे छोटे स्रोतों में प्रवेश करने वाला, है ना, तो ये सूक्ष्म हो गया। जी हाँ, तो इनके गुण अपन जनरली दुग्ध में, है ना, मध्य में, मध्य गुण, ओज के गुण वो देखते हैं, तो मिलेंगे आपको देखने को। जी हाँ, अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपन बात करेंगे रोगों एवं आरोग्य के कारण। जी हाँ, जी, एक तो कहने का मतलब रोग क्यों होता है, दूसरा है आरोग्य। आरोग्य मतलब होता है कि रोग मुक्त होना, है ना। तो आरोग्य से यहाँ सुखी सुखी व्यक्ति से जो है वो कोरिलेट किया गया, और रोग मतलब माने तो दुखी व्यक्ति से कोरिलेट किया गया है। जी हाँ, तो ये देखिएगा पहला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अष्टांग हृदय की जहाँ तक बात करें तो साहब पहले 12 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉलेज के व्यू से तो सूत्र स्थान पूरा ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए ये भी। जी हाँ, तो कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक है, सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य के कारणम। तो इन्होंने कहा है कि काल, अर्थ और कर्म जो है इनका योग, कौन सा योग, हीन योग, मिथ्या योग या फिर अति योग, यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किसके लिए, रोगी होने के लिए या फिर निरोगी रहने के लिए। जी हाँ, तो क्या कहा गया है कि काल, अर्थ तथा कर्म के हीन योग, मिथ्या योग और अति योग जो है रोग या रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण है। जी हाँ, और इनका जो सम्यक योग है, कहने का मतलब जो नॉर्मली इनको जितना यूज करना चाहिए उतना ही योग है, वो क्या, उससे क्यों रहते हैं, आरोग्य रहते हैं उससे।
जी हाँ, तो रोगी का कारण क्या होता है, इनका हीन योग, मिथ्या योग या अति योग करना। किस प्रकार से, काल से क्या कहा गया है, ये सब अपन देखेंगे। अर्थ का क्या मतलब है। जी हाँ, काल का अगर अपन बात करें तो ये 3 प्रकार का हो सकता है, शीतकाल, उष्ण काल और वर्षा काल। जी बिल्कुल। तो अगर इन कालों में, जैसे मान लीजिएगा नॉर्मली अपन समझे शीतकाल है, तो शीतकाल में अगर आप अधिक ठंड अगर अपन पड़ रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका अति योग हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर शीतकाल में किसी ठंडी चीज़ का खाना खाएं तो समान गुण हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो वृद्धि होगी, तो वो क्या हो गया, अति हो गया, अति योग हो गया। ठीक है, उष्ण काल, यही सब उष्ण काल में हो जाएगा। ठीक है, और वर्षा काल, तो इनका जो है वो जितना नॉर्मल जितना योग होना चाहिए वो अगर नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जी हाँ, तो शीत उष्ण वर्षा का अधिक होना अति योग हो जाएगा, इनका थोड़ा होना हीन योग हो जाएगा, और विपरीत होना, मान लीजिएगा गर्मियों में सर्दी पड़ने लग गई अचानक से, तो वो मिथ्या योग हो जाएगा। जी बिल्कुल, काल हो गया। अर्थ की बात करें अपन, अर्थ यहाँ पे लिया गया है, जैसे अपन जो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनको जो है विषय को जो ग्रहण करते हैं, मान लीजिएगा, तो उनको क्या बोलते हैं, अर्थ कहा गया है। किसको, कि स्त्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियों, जिन जिन विषयों को ग्रहण किया जाता है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। इन अर्थों का अपनी अपनी इंद्रियों के साथ अधिक संयोग होना। ठीक है, तो अपने को कोई कुछ बोला है नहीं किसी ने, उसके बावजूद भी सुनाई दे रहा है, कुछ है नहीं वहाँ पे, उसके बावजूद भी अपने को दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर क्या है, उनका अति योग हो रहा है ना, या फिर दिखाई ही नहीं दे रहा हो तो हीन योग हो रहा है। तो इस प्रकार की बातें जो है वो अपने को अर्थ में देखने को मिलती है। जी हाँ, कर्म की बात अगर अपन करें तो वाणी, मन तथा शरीर की प्रवृत्ति या चेष्टा का नाम कर्म है। तो अगर कर्म कर रहे हैं, मान लीजिएगा वाणी है तो अपन हर कहीं ज़्यादा बोल जाएं तो वो है ना। दूसरा है शरीर की प्रवृत्ति को बात करें तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर अपन मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, तो वो अति योग हो जाता है। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, काल, अर्थ और कर्म का जो अति योग, हीन योग और मिथ्या योग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रोगों के लिए, और इनका जो सम्यक योग है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आरोग्य का कारण होता है। तो ये बिल्कुल अपन लिख सकते हैं। जी हाँ, अपन आगे चलेंगे। देखिए, श्लोक याद होना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, श्लोक आपको बाद में याद कर सकते हो, पहले आप देख तो लो चीज़ क्या है। जी हाँ, रोग और आरोग्य की भेदों की बात अपन करेंगे कि रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता, कि कहा गया है कि साहब रोग होते कैसे हैं, है ना, कि वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों की विषमता से, ठीक है, इनकी विषम अवस्था से क्या हो रहा है, रोग हो रहा है। कहने का मतलब अगर आपको रोग है, चाहे वो शारीरिक रोग या फिर मानसिक रोग अपन कहें, तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं दोष जो है वो क्या हो रहे हैं, विषम हो रहे हैं, नॉर्मल स्थिति में नहीं है शरीर में। तो कहने का मतलब तो ये हो गया, अर्थात दोषों के विषम, ठीक है, दोष साम्य में अरोगता, अगर दोषों में साम्यता है, सही है, तो वो रोग नहीं है, अरोगता का कारण है। जी हाँ, दोषों के विषम हो जाने से किसी न किसी प्रकार का रोग होता है, ठीक है, और अगर दोष समान स्थिति में रहते हैं तो आरोग्य होता है ना, रोग मुक्त होता है व्यक्ति। तो अपन बात करें दो भेद होंगे, किस प्रकार से होंगे साहब, तो रोगों के भेद की बात की तो निज आगंतु विभागेन तत्र रोगा द्विविधा स्मृता, कि साहब एक तो निज है और दूसरा कौन सा हो गया, आगंतुज हो गया। इनके विभाग से मतलब ये कितने प्रकार के रोग हो गए साहब, 2 प्रकार के हो गए। निज कैसे, वात आदि भीतरी दोषों की विषमता से, कि वात आदि जो दोष हैं उनमें मतलब शरीर के अंदर ही दोष थे और वहीं पे प्रकोपित वो हुए, रोग उत्पत्ति की, तो वो अपने हो गए, निजी हो गए, निज हो गए। आगंतुज की बात करें साहब, आप बाहर गए, अभिघात हो गया, किसी ने चाकू मार दिया, ठोकर लग गई, कहने का मतलब भारी कारण से चोट आदि लगी है, अभिघात हुआ है, जलन हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है बाहरी कारणों से, मतलब आपके दोस्त प्रकोपित नहीं हुए पहले, अगर आप आगंतुज को ढंग से समझें तो इसमें क्या होता है, निज में पहले दोष प्रकोपित होते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, रोग उत्पत्ति होती है, ठीक है। लेकिन आगंतुज में पहले रोग उत्पत्ति होती है, उसके बाद में क्या होता है, दोष प्रकोपित होते हैं। ये एक अच्छा कारण है, आगे की क्लासों में आप देख लोगे इसको। आगे बात करें, तत्र निज है शारीर दोष सम्मुत, आगंतुर भूत विष वायवे अग्नि संप्रहार आदि सम्मुत। जी हाँ, देखना कहीं कहीं पे आपको पीछे भी मिले होंगे, चरक सूत्र स्थान के जो है आपको श्लोक जगह जगह जहाँ पे आवश्यकता पड़ी है वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जी हाँ, इनमें क्या होता है कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि आप सूत्र स्थान की बुक अगर आप ले सकें,
मेरा ये मानना है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ पाए इस प्रकार से, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर चरक सूत्र स्थान की बुक अरेंज कर लेते हो तो उसको आप साथ साथ लेके चलेंगे तो अभी तो आपको दिख रहा होगा कि अपने को सिर्फ अष्टांग हृदय ही पास आउट करनी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको भविष्य थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है तो उसमें अगर आप कोरिलेट करके पढ़ोगे तो जो पीजी वगैरह की एग्ज़ाम रहेंगी या फिर आपके मेडिकल ऑफिसर की एग्ज़ाम होती हैं तो उनमें जो है काफ़ी हेल्पफुल होएगा। थोड़ा बहुत बता देंगे किस प्रकार से क्या कुछ करना है, किसी को इस प्रकार की जानकारियाँ चाहिए हो तो आप पूछ लीजिए करें, है ना, ऐसे नहीं है कि नहीं पूछें। अर्थात यहाँ पे बात करें तो बात वही बताई गई है, लेकिन आचार्य चरक ने ही बताई है। चरक ने निज और आगंतुज के बारे में क्या बताया कि शारीरिक वात आदि दोषों से उत्पन्न निज होते हैं, है ना, तो और आगंतुज रोग जैसे अभिघात हो गया, सर्प आदि का दंश हो गया, आग से जल गए, है ना, तो इनसे अगर हो गए, लाठी तलवार आदि से लग गई तो वो क्या हो जाएंगे, वो अपने आगंतुज कारण हो जाएंगे, आगंतुज रोग हो जाएंगे। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे, 2 प्रकार के रोग अधिष्ठानों की बात करेंगे। जी हाँ, रोगों का अधिष्ठान कहाँ कहाँ होता है। जी हाँ, तो इसमें अपन देखेंगे कि तेसाम काय मनोभेद भेदाद अधिष्ठानम अपि द्विविधा। जी हाँ, कहाँ कहाँ अधिष्ठान रहेगा, अधिष्ठान बोल तो आश्रय कहाँ पे रहेगा रोगों का, सबसे पहले काय शरीर में रहेगा या फिर दूसरा कहाँ मन में रहेगा। जी हाँ, तो शरीर में अगर बात करें अपन तो अपन देखेंगे तो रोग अधिष्ठान कहाँ है, काय और मन में। जी हाँ, शरीर और मन में। तो काय में रहेगा तो ज्वर, रक्तपित्त, काश, श्वास, ये सब होंगे जो नॉर्मल अपने जो डिजीज़ हैं, जो कि जनरली किससे होते हैं, वातादि दोषों से होते हैं, और मानसिक दोषों से जो होते हैं उनका जो है वो अधिष्ठान का मन में रहेगा। जी हाँ, मद, मूर्छा, संन्यास, अपस्मार, राग, द्वेष, किसी से ईर्ष्या होना, इस प्रकार के जो संबंधित रोग होते हैं वो कहाँ रहेंगे, उनका अधिष्ठान कहाँ रहेगा, मन में रहेगा साहब। जी हाँ, मानसिक दोषों की बात करेंगे अपन ने, वात पित्त कफ की तो अपन बात पीछे करके आए हैं, थोड़ा सा अपन मानसिक दोष देख लेते हैं किस प्रकार से, कि रजस तमश्च मनसो दोष अवधारितो। जी हाँ, इसमें कौन कौन से हैं, मन के दोष। जी हाँ, एक तो रज होता है और एक तम होता है। जी हाँ, रज होता है वो रजोगुण से संबंधित होता है और तम जो होता है वो तमोगुण से। हालांकि सत्व गुण भी होता है मन का, लेकिन सत्व आपने देख लिया होगा, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, क्रिया शरीर में आपने पढ़ा होगा कि जब जो सत्व गुण होता है वो क्या होता है, वो निर्विकार माना जाता है, तो उसको अपन एक दोष नहीं मानते, इसलिए मन के जो दोष हैं वो 2 ही माने जाते हैं, रज और तम। इसी पे आचार्य चरक ने भी कहा है कि मानस पुनरुदिष्टो रजस तम एवच है। हालांकि आपको ये भी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है श्लोक, ये भी याद रखना है, लेकिन अगर आप बात करें अपनी बीएमएस जो यूजी का जो आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें आपको ये वाला श्लोक ज़्यादा बेटर, अभी आपने याद किया होगा रजस तम मन से दोष है, तो आपने जो है अष्टांग हृदय का श्लोक याद किया होगा, लेकिन निकट भविष्य में सूत्र स्थान की बात करें तो चरक सूत्र स्थान जो है उसके श्लोक आपको ज़्यादातर याद करने होंगे या फिर काम आएंगे। जी हाँ, आगे अपन बात करेंगे रोगी की परीक्षा। रोगी की परीक्षा कैसे करनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली। जी हाँ, छोटा सा श्लोक है, दर्शन स्पर्शन पर्शनश्च परीक्षेत च रोगिणम। जी हाँ, 3 हो गए, एक तो दर्शन हो गया, एक स्पर्शन हो गया और एक पर्शन हो गया। ठीक है, तो 3 प्रकार की चिकित्साएं हो गई, देखना या फिर उसको स्पर्श पाल्पिटेशन जिसको अपन बोलते हैं, है ना, तो स्पर्शन से करते हैं। तीसरा है कि साहब जो रोगी से विविध प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई रोगी आता है, उसको सबसे पहले तो अपन देखते ही उसका मुंह उतरा हुआ दिखेगा तो अपन समझ सकते हैं हाँ किस प्रकार का रोग हो सकता है, या फिर उस पर कुछ इस प्रकार के आउटर स्पोर्ट्स वगैरह ऐसा कुछ हो तो उससे भी अधिक आइडिया लगाया जाता है। दूसरा स्पर्श करते हैं, उसका तापमान वगैरह चेक करते हैं, है ना, तो उससे भी थोड़ा पता चलता है। और इसके बाद में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब से क्या कुछ हो रहा है ना, जो उसकी तबीयत के बारे में पूछा जाता है तो वो प्रश्न पूछ के होते हैं। तो इस प्रकार से रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद है रोग की परीक्षा कैसे करते हैं। जी हाँ, तो रोग की परीक्षा अपन कहें कि रोग की परीक्षा जो है रोगम निदान प्राग रूप लक्षण उपसय आपति भी। जी हाँ, तो 5 होते हैं, ये भी आप पक्के से याद कर लेना, ये नाम आपको काम आएंगे आगे जाओगे तो। जैसे रोग निदान वगैरह पढ़ोगे ना तो उनमें आता है कि 5 होते हैं। निदान होता है, पूर्व रूप होता है, प्राग रूप मतलब होता है पूर्व रूप, है ना, प्राग मतलब पहले, रोग होने से पहले जो अपने को रूप दिखते हैं ना उनको बोलते हैं पूर्व रूप। लक्षण हो गया, उपसय और संप्राप्ति, आपति संप्राप्ति को बोलते हैं। तो ये 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये 5 जिनको अपन क्या बोलते हैं,
निदान पंचक बोलते हैं इनको अपन, निदान पंचक, ठीक है। इन 5 चीज़ों को अपन निदान पंचक बोलते हैं। जी हाँ, इनके रोग ज्ञान, इन 5 के ज्ञान से कि आपने निदानों का सेवन किया था क्या, रोग के पूर्व रूप क्या है, रोग होने से पहले रोगी आता तो उसके किस प्रकार के सिम्टम्स रहे हैं, है ना। लक्षण को रूप भी बोलते हैं कि जो असली जो जब जवर हो गया या फिर कोई भी रोग हुआ तो उस समय कौन से रूप आए हैं। तो इस प्रकार से जो है अपन क्या करते हैं, इनका ये सारा चेक करते हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि देश भेदों का वर्णन। तो देश भेद कौन कौन से देश होते हैं, अभी अपन देखते हैं कि 2 प्रकार के देश कहे गए हैं। कौन कौन से, भूमि देह प्रभेदेन देश माहुर्य द्विविधा। जी हाँ, तो इसमें क्या इन्होंने कहा है कि साहब 2 देश बताए गए हैं। पहला कौन सा देश है, भूमि देश, और दूसरा कौन सा देश है, देह देश। तो इसमें अपन चलो देह देश की बात करें तो वो अपन समझ रहे हैं कि शरीर के विभिन्न अवयवों को यहाँ क्या कहा गया है, देह देश कहा गया है। तो अपन मान के चलें कि मान लीजिएगा आपको किरोसिस वगैरह डिजीज़ हैं तो वो कहाँ होंगी, आपको लीवर में हो रही है तो वो आपके देह देश में है ना, जगह अपन समझ रहे हैं। या फिर यहाँ से अपन मान के चलें कि देह को एक जगह कही गई है, देश का मतलब जगह से लेके चलें। भूमि देश अपन देखेंगे, देह देश तो शरीर का हो गया, ठीक है। अच्छा, भूमि देश, तो देह देश की तो बात कुछ करनी नहीं है अपने को, भूमि देश की बात करनी है, ठीक है। तो अपन भूमि देश देखते हैं अब आगे। जी हाँ, तो भूमि देश में अपन देखेंगे कितने होते हैं, आप पढ़े तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी मान के चलिएगा 3 होते हैं। जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तु कफ उल्बणम साधारणम सम्मलम त्रिधा भूमि देशम आदिशेत। जी हाँ, इसमें क्या है कि साहब जांगल देश होता है, जांगलम वात भूयिष्ठ। जी हाँ, अपन ने कहा कि जो जांगल है वहाँ क्या है, कौन से दोष की प्रधानता है साहब, वात की प्रधानता है। बात करें अपन अनुपम तु कफोल्बणम। जी हाँ, यहाँ पे क्या है, अनूप देश है, उसमें क्या है, कफ दोष की क्या है, प्रधानता है। जी बिल्कुल ठीक है। साधारण की बात करें तो वहाँ क्या है, सम्मलम। जी हाँ, इसमें क्या होगा कि वात आदि तीनों दोष कौन सी अवस्था में है, समान अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समदोष है। जी हाँ, तो सबसे अच्छा दोस्त तो नो डाउट साधारण जो सबसे अच्छा देश है वो साधारण देश ही रहेगा। जी हाँ, अपन आगे थोड़ी और बात करते हैं इनके बारे में कि जांगल देश की बात करें तो जांगल देश में क्या है, वात है तो वात का रुक्ष गुण होता है, ठीक है, सूखा होता है। तो भारत का कौन सा इलाका हो गया, जैसे कि मान लीजिए बीकानेर और जैसलमेर जो इलाके हैं वो मान के चलिएगा, एक एग्जाम्पल से लेके समझेंगे अपने को इजीली याद रह जाएगा। जी हाँ, तो ये क्या रहते हैं, जल तथा वृक्षरहित रहेंगे, मतलब जल यहाँ पे नहीं रहेगा, कहने का मतलब वृक्ष इलाका रहेगा। तो यहाँ पे जांगल देशों में किस प्रकार की व्याधियाँ रहेंगी, पित्तज व्याधियाँ, रक्तज व्याधियाँ और वातज रोग जो है वो अधिक देखने को मिलेंगे। जैसे अनूप देश की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, अनूप देश में अपन ने कहा था कि कफ दोष की क्या रहती है, प्रधानता रहती है। तो किस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, विपुल जल, खूब मात्रा में जल रहेगा और पर्वतों से युक्त जो है अपना प्रदेश रहेगा। जी हाँ, तो ये अपन बात करें आसाम, ब्रह्मा, बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे क्या है, जल वगैरह, नदी नाले वगैरह खूब हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे किस प्रकार की व्याधि रहेंगी, कफज व्याधि रहेंगी और वातज रोग रहेंगे। जी हाँ, यहाँ पे कफज तो है ही है, दिख रहा है, और शीत गुण रहेगा तो वात का भी गुण जो है शीत मान के चलें तो ये जो वातज व्याधि भी यहाँ पे रहेंगी। साधारण देश की बात करें तो इसमें समदोष रहते हैं, तो यहाँ पे रोग नहीं होंगे, रोग नहीं होते हैं। और यहाँ के निवासी क्या रहेंगे, स्वस्थ होते हैं, सुंदर सुडौल जो है और निरोगी होते हैं। जो उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह की बात करें तो ये थोड़ा इलाकों से अपन समझ सकते हैं कि जांगल देश में अपन क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन आते हैं, आप जैसे 3rd ईयर तक जाओगे ना तो इस पे क्वेश्चन आते हैं कि देश के बारे में थोड़ा बताओ, देशों के बारे में थोड़ा एलोबरेट करके बताओ, तो उसमें ये सब लिखना होता है उसमें। जी हाँ, अब अपन आगे चलेंगे कि काल के भेद की बात करेंगे। अपन ने देशों की बात की, काल की रोग की बात की, रोगों के भेदों की बात की, काल के भेदों की बात करते हैं कि क्षणा आदि व्याधि अवस्था च कालो भेषज वियोकृत्य। तो जनरली ये सब अपन जैसे बात करें, ये अभी तो नहीं, लेकिन जैसे आप देशों की बात अपन ने कर रहे थे, थोड़ी सी और करेंगे। जैसे मान लीजिएगा अब देशों के अनुसार होता है कि कौन से देश में कौन सी औषधि अच्छी आती है, तो वो औषधियों के बारे में आप पढ़ोगे आगे कि हिमालय प्रदेश की औषधियाँ अच्छी रहती हैं। तो वो जगह इसलिए डिवाइड की जाती हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की औषधियाँ जो बेटर होती हैं, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है हमें, चिकित्सा के केस में ही ज़रूरत पड़ती है इनकी। काल के भेद की भी अपन चिकित्सा में किस प्रकार से इसका प्रयोग रहेगा तो वो अपन देखेंगे। क्षणा आदि व्याध्यवस्था च कालो भेषज योग कृत्य। जी हाँ, तो काल 2 प्रकार का माना जाता है, एक तो क्षण के हिसाब से और एक रोग की अवस्था के हिसाब से।
कि साहब आप डॉक्टर के पास में गए, आपने दवाई ली और 2 टेबलेट आपको दी गई और उनको कहा कि साहब एक सुबह और एक शाम ले लेना, तो उन्होंने एक टाइम था, एक काल था, इसलिए उस काल के हिसाब से आपको बता दिया। लेकिन एक अन्य डॉक्टर होता है, वो भी अपने को दवा देता है और वो कहता है एक सुबह खाने के बाद और एक शाम को खाने के बाद में ले लेना। जी हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जो है काल विभाजन होता है। जी बिल्कुल। जी हाँ, तो अब इसमें अपन देख रहे हैं कि क्षण, प्रातःकाल, सायंकाल, इसके हिसाब से एक काल होता है। दूसरा होता है रोग की अवस्था, कि आम अवस्था है, जीर्ण अवस्था है। किस प्रकार से, जैसे कि कोई रोग है कि अभी तो वो किस में है, अभी इनिशिएट है। आम अवस्था अभी रोग अभी पका नहीं है, इनिशियल स्टेज है। जीर्ण अवस्था मतलब क्रोनिक मान सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं जीर्ण अवस्था। वो रोग का एक टाइम पीरियड हो गया है ना। जीर्ण अवस्था है तो काफ़ी दिन हो गए हैं। जी हाँ, इन दोनों कालों के योग किस में लिया जाता है, इसका चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है इन कालों का। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे आगे औषध के भेद। जी हाँ, औषधियाँ किस प्रकार की हो सकती हैं, तो इसमें अपन सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि शोधनम समनम च इति समासाद औषधम द्विविधा। जी हाँ, इसमें क्या है कि औषध क्या है, 2 प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे औषध का मतलब क्या लिया गया है, चिकित्सा से लिया गया है। तो चिकित्सा 2 प्रकार की हो सकती है। जी हाँ, तो एक तो शोधन या फिर समन। कहने का मतलब शरीर में मान लीजिएगा कोई दोष है, तो कोई भी दोष है तो उसका या तो अपन उसको निकाल सकते हैं शरीर से, या फिर क्या हो सकता है उसको समन कर दें। मतलब अगर वो प्रकोपित हो गया है, मात्रा बढ़ गई है, तो उसको समन किया जाएगा, उसको शरीर में ही कम किया जाएगा। जी हाँ, तो शोधन की अगर बात करें तो उसमें वमन, विरेचन आदि विधियों से क्या होगा, दोषों को शोधन करना है, बाहर निकालना है। समन की बात करें तो जो प्रकोपित हुए वात आदि दोष होते हैं उनको क्या किया जाता है, शांत किया जाता है। जी हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर अत्यंत मात्रा में बढ़ जाते हैं ना, दोष अत्यधिक बढ़ जाते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, शोधन करते हैं। ठीक है। और समन जब करते हैं जब अभी रोग जो है, अभी जो दोष पक्व अवस्था में नहीं होते हैं ना, तो उस समय क्या करते हैं, दोषों का समन किया जाता है, क्योंकि वो हाई लेवल पर प्रकोपित नहीं होते हैं। जी हाँ, तो ये अपन ने बात की औषध के भेदों की बात अपन ने की है। जी हाँ, ये और देखेंगे अपन दोषों की चिकित्सा किस प्रकार से करनी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि दोषों की चिकित्सा बताओ, तो आज आपको पहले लिखना है दोषों की चिकित्सा, उसके नीचे शारीरिक दोषों की चिकित्सा और उसके बाद मानसिक रोग दोषों की चिकित्सा। जनरली अपन दोष के नाम से सिर्फ वात पित्त कफ ही समझते हैं, रज और तम को जनरली अपन भूल जाते हैं। जी हाँ, तो शारीरिक दोषों की बात करें तो शरीर जानाम दोषाणाम कर्मेण परमोषधम वस्तिर्विरेको वमनम तथा तेल घृतम मधु। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपके ज़िंदगी भर काम आएगा। कौन कौन सी बातें हैं इसमें जो आपको आगे काम आएंगी। शरीर संबंधी दोषों की उत्तम चिकित्सा क्रमशः इस प्रकार करते हैं। मतलब वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष की चिकित्सा की बात अपन कर रहे हैं। तो वात दोष की बात अगर अपन यहाँ पे करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि साहब वात में अपने को बस्ती प्रयोग करना है। ठीक है। पित्त दोष की बात करें तो साहब पित्त दोष में क्या करना है, इन्होंने कहा कि पित्त दोष में अपने को विरेचन करना है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब कफ दोष है, तो कफ दोष की स्थान के हिसाब से रहता है ना। अपन समझते हैं कफ का स्थान जो है वो आमाशय से ऊपर है ना। तो उसमें क्या करेंगे, तो कफ वगैरह रहता है तो वो तो ऊपर से वमन से ही बाहर निकलेगा ना। और पित्त की बात करें तो उसका अपन कहें कि आमाशय से नीचे इंटेस्टाइन में है, तो पित्त जो है वो तो विरेचन से ही बाहर निकलेगा। ठीक है। वात दोष भी अपन समझते हैं, है ना। पित्त का अगर आमाशय मान के चलें और वात का अगर अपन और थोड़ा नीचे मान के चले, आमाशय से नीचे अधोभाग में, तो वात तो बस्ती से ही बाहर निकलेगा, पित्त भी विरेचन से बाहर निकल रहा है। जी हाँ, तो कफ दोष की बात करें तो वमन इसकी चिकित्सा हो जाएगी। इसके बाद आगे क्या बताया, वात दोष में क्या है, तेल, पित्त दोष में घृत और कफ दोष में मधु। जी हाँ, तो ये जो है ये टेबल आप याद रख लेना कि वात दोष में बस्ती, तेल, पित्त दोष में विरेचन, घृत, कफ दोष में वमन, मधु। तो ये जो है इनकी चिकित्सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके रोगों के अनुसार चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे पैतिक रोग कोई भी हो गए तो उनमें अपन विरेचन चिकित्सा लिख सकते हैं, घृत लिख सकते हैं। तेल का यहाँ पे अगर बात सिर्फ तेल बताए तो तिल का तेल अपन लेते हैं, घृत है तो गोघृत अपन लेते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार से अपन अब आगे देखेंगे, अपन मानसिक दोषों की चिकित्सा की बात करेंगे। तो धी धैर्य
आत्मा आदि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। इसमें क्या करना है कि मानसिक रोग हैं, दोष हैं रज और तम, इनकी चिकित्सा कैसे करनी है, इनकी बुद्धि तथा धैर्य से करना है, आत्मा आदि विज्ञान से करना है। तो आत्मा आदि विज्ञान किसको बोलते हैं कि ये किसका है, ये मेरा है, तो इस प्रकार से बातें कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मानसिक जो ईर्ष्याएँ होती हैं, है ना, वो उसको अपन रोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ से ईर्ष्या नहीं करना, इस प्रकार की बातें हैं। तो इनमें बुद्धि से धैर्य से काम लेना होता है। तो ये सब बातें हैं। तो ये अपन ने बात की मानसिक और शारीरिक दोषों की चिकित्सा तक की बात की है। इसके बाद में और काफ़ी बात हैं। ठीक है, आगे अपन ये इनकी बात करेंगे, सुख साधे रोग या पे प्रत्यक्ष है, इनकी इन सब की बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रह जाती हैं। तो ये है, अपने व्यू ज़रूर देना यहाँ पे आपको कैसा लगा। इसमें थोड़ा बहुत अगर चेंजेस वगैरह कुछ चाहिए तो वो भी आप ज़रूर बताएं। जी हाँ, तो इसके बाद में एक और बताएं, आप कहीं ना कहीं सूत्र स्थान अगर आप पढ़ रहे हो तो आप चरक सूत्र स्थान की बुक अगर हो सके तो PDF से भी काम चल जाता है। बुक हो तो अच्छी बात है, बाकी अभी देखेंगे, लेकिन यूज़ में कर लेना चाहिए। और इसके अलावा आप जुड़े रहें, आप है ना, जुड़े रहेंगे तो आपको AIAPGET तक जो है हेल्प आपको मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। और आपको डाउट होती है तो आप पर्सनली जो है आप मैसेज करें। तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप वगैरह चल रहे हैं तो उनमें आपको ऐड कर लिया जाएगा, जिससे आपकी जो व्यक्तिगत परेशानियाँ हैं उनको भी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।